आवाज को तो आपने सुना ही होगा, रॉयल एनफील्ड की दमदार बुलेट, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस बाइक है, जिसे 1949 से बिना किसी खास बदलाव के बेचा जा रहा है, जिसे कभी वर्ल्ड वार में हवाई जहाज से सीधा युद्ध के मैदान में उतारा गया तो कभी पथरीले रास्तों से गुजारा गया, लेकिन हर सफलता एक संघर्ष से जुड़ी होती है। और रॉयल एनफील्ड की भी सफर इतनी आसान नहीं थी। यह एक ब्रिटिश कंपनी थी जो कई बार बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच गई थी, और अभी के टाइम हार्ले डेविडसन जितनी बाइक पूरे साल में बेचते हैं, रॉयल एनफील्ड उससे भी कहीं ज्यादा बाइक अकेले इंडिया में बेच देते हैं। रॉयल एनफील्ड इंडिया के कुछ उन गिने चुने ब्रांड्स में से है जो यूरोपियन मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अमेरिका में हार्ले जैसे ब्रांड से टक्कर ले रही है। इची बूट जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो जिन्होंने अपनी हिमालयन पर आधी से ज्यादा दुनिया घूमी है, या वंडर दा जैसे इंडियन यूट्यूबर हो जो पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सफर अपने हिमालयन से कर चुके हैं। आज के वक्त रॉयल एनफील्ड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड्स में से है, और ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से हो पाया, जिनका नाम है सिद्धार्थ लाल, जो कि 2004 से रॉयल एनफील्ड के सीईओ हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रॉयल एनफील्ड की शुरुआत हुई और कैसे सिद्धार्थ लाल, जो कि एक मोटरसाइकिलिस्ट से सीईओ बने, और कैसे इस डूबते हुए कंपनी को बचा पाए, और कैसे रॉयल एनफील्ड दुनिया के सबसे लॉन्ग लास्टिंग इंजन डेवलप कर रही है। रॉयल एनफील्ड की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉर्ज टाउनसेंड नाम के एक ब्रिटिश ने 1851 में सिलाई मशीन के नीडल बनाने का बिजनेस शुरू किया, और साल 1882 तक उनके बेटे भी बिजनेस से जुड़ चुके थे और साइकिल बनाना शुरू कर दिया था। पर काफी ज्यादा नुकसान होने की वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ को बेच दिया, जो कि पेशे से फाइनेंसर थे। जिसके बाद कंपनी का नाम बदलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कर दिया गया, और यहाँ से शुरू हुई रॉयल एनफील्ड के बनने का सफर। उस वक्त ये कंपनी बंदूकों के लिए छोटे छोटे पार्ट्स बनाया करती थी, इसलिए इन्होंने अपने साइकिल के डिवीजन को अलग कर दिया ताकि साइकिल के बिजनेस पर अच्छे से फोकस किया जा सके। कुछ सालों बाद कंपनी ने एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। 1901 में साइकिल पर ही इंजन जोड़कर एनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मिनर्वा नाम के एक कंपनी का इंजन यूज किया था। हालांकि कंपनी ने और भी कई अलग अलग मोटरसाइकिल्स को लॉन्च किया, लेकिन उनमें से कोई भी मार्केट पर टिक न सकी। पर उनकी किस्मत तब बदली जब 1914 में पहली वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी, और उन्हें ब्रिटिश आर्मी को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला। और ठीक उसके कुछ दिनों बाद रशियन गवर्नमेंट ने भी अपनी आर्मी के लिए सेम बाइक ऑर्डर कर दी है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 1932 का दौर आया, जब रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक बाइक बुलेट को लॉन्च किया, जो उस समय के हिसाब से सबसे स्टाइलिश और पावरफुल बाइक थी, और लॉन्च होते ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, जो आज भी पूरी दुनिया में अब तक का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस बाइक है। अब वर्ल्ड वार 2 भी स्टार्ट होने को आया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बार फिर से रॉयल एनफील्ड के साथ एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें रॉयल एनफील्ड की बाइक को काफी ज्यादा यूज किया गया, यहाँ तक कि इसे हवाई जहाज से डायरेक्ट पैराशूट के जरिए युद्ध के मैदान में उतारा जाता था। अब 1947 तक भारत भी आजाद हो चुका था, और भारतीय सरकार को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो बॉर्डर पर नजर रख सके। और क्योंकि बुलेट अपनी मजबूती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, और भारतीय सरकार ने भी रॉयल एनफील्ड को 800 बुलेट बाइक्स का ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने एक इंडियन कंपनी मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप कर लिया, और रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। मद्रास मोटर की फैक्ट्री में ही मोटरसाइकिल्स की असेंबली चालू हो गई, पर रॉयल एनफील्ड जापान की बेहद ही सस्ती, रिलायबल और एडवांस मोटरसाइकिल्स के आगे हारने लगा था, और 1967 आते तक अपनी सारी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। जापानीज मोटरसाइकिल का कहर हर उस देश की कंपनी को झेलना पड़ा जहां पर वो गए, पर इंडिया के साथ इसका उल्टा हुआ। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ना होने के कारण कोई भी कंपनी इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट नहीं बेच सकती थी। आगे चलकर 1994 में आइशर मोटर ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया, पर 6 साल तक अच्छे सेल्स ना होने की वजह से उन्होंने कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया। फिर कहानी में आते हैं विक्रम लाल जी के बेटे सिद्धार्थ लाल। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर सिद्धार्थ लाल, जो मोटर बाइक में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, इसलिए उन्होंने बोर्ड मेंबर से कंपनी को बचाने के लिए थोड़ी सी समय मांगा, और इसके बाद जो हुआ वो कोई जादू से कम नहीं था। जो कंपनी बर्बाद होकर बंद होने वाली थी, सिर्फ कुछ ही सालों में भारत ही नहीं बल्कि यूरोप में भी बेस्ट सेलिंग बाइक बन गई। आज हार्ले डेविडसन जितनी बाइक पूरी दुनिया में बेचता है, उससे कहीं ज्यादा बाइक रॉयल एनफील्ड सिर्फ 1 साल में भारत में बेच देते हैं। दरअसल सिद्धार्थ लाल ने बाइक को खुद चलाया और उससे जुड़ी सारी कमियों को समझकर उसे दूर किया। उन्होंने इस बाइक में कई छोटे मोटे बदलाव किए, जैसे इनको कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्टेड बनाया, गियर प्लेट को राइट से लेफ्ट की ओर लाया, किक स्टार्ट की जगह सेल्फ स्टार्ट को दिया गया, और भी कई सारे बदलाव हुए। पर इस बात का खास ध्यान रखा गया कि यह बाइक अपनी पहचान न खो दे। मोटरसाइकिल्स के साथ साथ उन्होंने शोरूम को भी मॉडर्न थीम पर बनाया, जिसका बेनिफिट उन्हें ऐसे मिला कि जो यूथ इसे मैच्योर लोगों की बाइक समझती थी,
वो अब इसे पसंद करने लगे। रॉयल एनफील्ड अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हैरिस परफॉर्मेंस नाम की एक कंपनी को खरीदा, जो हाई परफॉर्मेंस बाइक के लिए काफी अच्छी चेसी बनाती थी, जैसे कि आइल ऑफ मैन, मोटो जीपी, रोड रेस, हर तरीके की पावरफुल बाइक्स के लिए कंपोनेंट बनाया करती थी। और इस कंपनी के पास पिछले 40 सालों का एक्सपीरियंस था और इन सभी चीजों से उनकी मोटरसाइकिल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई थी कि आज फॉरेन रिव्यूअर्स इसकी तारीफ करते नहीं थकते। और अब तो रॉयल एनफील्ड का मार्केट इंडिया के बाहर 190% तक ग्रो कर गया है। इन सभी चीजों से अब यह बोला जा सकता है कि रॉयल एनफील्ड इंडिया को मैकेनिक्स के शिखर पर ले जा चुका है और लोग अब इंडियन ब्रांड्स को भी जापानीज की तरह रिलायबल मानते हैं। आज इंडियन ब्रांड्स का डोमिनेशन पूरे अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, जिसकी वजह से चाइना की 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल कंपनियां बंद हो चुकी है। इसके बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को चेक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।